देखिए अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, जिसको हम बाउल ऑब्स्ट्रक्शन भी कहते हैं। ठीक है ना। देखिए बाउल ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, डायनेमिक और एडायनेमिक। ये इसकी ब्रॉड कैटेगरीज है। अच्छा, अब डायनेमिक बाउल ऑब्स्ट्रक्शन और एडायनेमिक में क्या फ़र्क है। देखें डायनेमिक में क्या होता है, ये देखें अगर ये गट है, ठीक है ना, अगर ये गट है तो इसमें देखें आपको कोई ना कोई गट में ऑब्स्ट्रक्शन आपको नज़र आएगा। ये इसकी मिसालें मैं अक्सर ऐसे देता हूँ। देखें अगर आपने ए पॉइंट से किसी भी रोड पे आप बी पॉइंट तक पहुँचना है अपनी गाड़ी लेके, ए पॉइंट से आपने बी पॉइंट तक पहुँचना है, तो एक केस सिनेरियो ऐसा होता है जिसमें रोड में एक्सीडेंट हुआ है और आप जा नहीं पाते उससे आगे। दूसरा केस में रोड बिल्कुल खाली है लेकिन आपकी कार में बैटरी नहीं होती, चार्ज नहीं होता, ठीक है, तो बैटरी की कमज़ोरी। तो इसका जो ए डायनेमिक होती है ना, इसमें बैटरी का इशू होता है। यानी कि देखें ए डायनेमिक, इसमें मूवमेंट ही नहीं होती, इसमें पेरिस्टाल्सिस नहीं होती। डायनेमिक किसको कहते हैं, मूवमेंट को। ए मतलब नो, ठीक है, बहुत इजी है, इसमें पेरिस्टाल्सिस नहीं होती। डायनेमिक में पेरिस्टाल्सिस होती है लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन होती है बीच में, ठीक है, बीच में कोई ना कोई कॉज होती है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। जैसे मैंने इधर पत्थर बनाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन से पहले जो यहाँ से एफिसिस का रास्ता ये है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो ऑब्स्ट्रक्शन से जो पहले का रास्ता इसमें होता है, इसमें बहुत ज़्यादा ये पी एरिया हाइपर पेरिस्टाल्टिक होता है। ये एरिया हाइपर पेरिस्टाल्टिक में होता है और इसमें हाइपर पेरिस्टाल्टिक बाउल साउंड्स आपको मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रॉक्सिमल बाउल जो होता है, यहाँ से इसको स्टोन से इस तरफ प्रॉक्सिमल बाउल कहेंगे ना। प्रॉक्सिमल बाउल जो होता है ये क्या करता है, ये विगोरस कंस्ट्रक्शन शो करता है और ये एक कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होता है ताकि ऑब्स्ट्रक्शन रिलीफ हो सके, ठीक है, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है कि ये एरिया शुरू में हाइपर पेरिस्टाल्टिक होता है। फॉर एग्जांपल ये आप गाड़ी लेके यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट एक आता ना, तो इधर आप गाड़ी लेके आते शोर करते होते हैं ना, मारन बजा रहे हैं, भाई खोलो रास्ता खोलो। लेकिन एक पॉइंट आता है कि जब आपकी गाड़ी का तेल या आपकी बैटरी का चार्ज ख़त्म हो जाता है, ठीक है, उस टाइम एक पॉइंट आता है जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में एक पॉइंट आता है जो साइलेंट एब्डोमेन कहलाएगा, जहाँ साइलेंट एब्डोमेन आ जाता है, ठीक है। साइलेंट एब्डोमेन जो होता है ओमिनस साइन होता है डायनेमिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि या तो स्ट्रेंगुलेशन हुई है या फिर परफोरेशन हुई है, ठीक है, ठीक है ना। लेकिन जो ए डायनेमिक जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, इसमें शुरू से ही एब्डोमेन साइलेंट होता है, ठीक है, शुरू से ही, क्योंकि पेरिस्टाल्सिस ही नहीं है, हमने शुरू में ही कहा पेरिस्टाल्सिस ही नहीं है, नो पेरिस्टाल्सिस, तो एब्डोमेन क्या होगा, साइलेंट होगा, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस नहीं है तो एब्डोमेन क्या होगा, साइलेंट होगा। तो साइलेंट एब्डोमेन होना ए डायनेमिक बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं है। लेकिन अगर डायनेमिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में शुरू में हाइपर पेरिस्टाल्टिक बाउल साउंड्स आपने नोट किए हुए हैं और विगोरस वो आपने नोट की हुई है, बाद में अगर साइलेंट एब्डोमेन आता है तो ये एक ओमिनस साइन होता है। अब देखते हैं कॉजेज़ क्या क्या है। देखें डायनेमिक बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में हमेशा कोई ना कोई मसला होगा गट में, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सा मसले, इंटरसेप्शन की वजह से हो सकता है, वॉल्वुलस की वजह से हो सकता है, हर्नियास की वजह से हो सकता है, और स्ट्रिक्चर्स की वजह से हो सकता है, मलिग्नेंसीज की वजह से हो सकता है, ठीक है, और एडिशन की वजह से हो सकता है। याद रखें एडिशन इज़ द मोस्ट कॉमन ओवरऑल काज of intestinal obstruction. Adhesions is the most common oral cause of intestinal obstruction, याद रखें। अच्छा, अब उसके बाद देखें कि क्या क्या कहेंगे हम। उसके बाद देखें कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं डायनेमिक के कॉजेज़ क्या हैं, मेजेंटेरिक इस्कीमिया, हिर्शस्प्रंग्स डिजीज़ जिसको हम कंजेनिटल मेगाकोलोन भी कहते हैं, इसी तरह पैरालिटिक इलियस जिसको मैं क्या कहता हूँ, PI कहता हूँ, और उसके बाद ओलिगीवी सिंड्रोम, ठीक है, कोलोनिक सूडो ऑब्स्ट्रक्शन को हम ओलिगीवी सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कॉजेज़ हैं किसके, ए डायनेमिक बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के, ठीक है ना। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वैसे तो बिग टॉपिक है लेकिन उसको हम समराइज़ करते हैं अभी, ठीक है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन देखें दो टाइप्स की होती है, और दो टाइप्स कौन कौन सी देखें। अगर मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है
या फिर मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन एब्सेंट है। इस बेस पे दो टाइप्स की होती हैं, ठीक है ना। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें, देखिए कोई ट्यूमर हो सकता है इनसाइड द इंटेस्टाइन जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ना, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्यूमर क्या कर रहा होता है, फिर बाउल क्लियरेंस को ये नहीं करने देता, इनहिबिट करता है बाउल क्लियरेंस को, ठीक है ना, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं इसको, डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, पता है, डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो दूसरे टाइप में क्या होता है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, कोई ट्यूमर नहीं होता, कोई ऐसी दूसरी चीज़ नहीं होती कि जिसकी वजह से मैकेनिकली ऑब्स्ट्रक्शन हो, ठीक है ना, फिकल मैटर की। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पेरिस्टाल्टिक प्रॉब्लम होता है, पेरिस्टाल्सिस का प्रॉब्लम होता है, इसीलिए इसको ए डायनेमिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। इसी तरह हम पेरिस्टाल्टिक कंपोनेंट देखें, हम देखते हैं दोनों में, देखो इन डायनेमिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इनिशियली, ठीक है ना, डायनेमिक हमने क्या कहा था, जिसमें मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है उसको हमने डायनेमिक कहा था ना, ठीक है ना, यानी इसको ऐसे याद रखें, MOD, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन जिसमें है उसमें डायनेमिक, ठीक है। तो इन पेरिस्टाल्सिस में, ठीक है ना, इनिशियली देर इज़ एक्टिव पेरिस्टाल्सिस, ठीक है, और देन जो है ना, ठीक है ना, देखो इन डायनेमिक में इनिशियली और लेटर पेरिस्टाल्सिस देखेंगे, ठीक है ना। इनिशियली इट इज़ एक्टिव एंड इंक्रीज्ड, इसमें बाउल साउंड्स क्या होते हैं, लाउड एंड रैपिड होते हैं। लेटर क्या होता है, लेटर इट वैनिशेस, ठीक है ना, बाउल विल परफोरेट इफ इट डज नॉट वैनिश, ठीक है, डेफिनेटली बाद में वो कम होती है। फॉर एग्जांपल यही वाली बात है ना, इधर ऑब्स्ट्रक्शन है तो यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस होगी ना, जब पेरिस्टाल्सिस होती है इनिशियली ज़्यादा होती है, बाद में फिर अगर ज़्यादा होती रहेगी तो परफोरेट हो जाएगा, इसलिए बाद में वैनिश हो जाती है और बाउल साउंड्स एब्सेंट हो जाते हैं। देखो पेरिस्टाल्सिस होगी तो बाउल साउंड्स मिलेंगे आपको स्टेथ पे, पेरिस्टाल्सिस नहीं होगी तो बाउल साउंड्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो ये एक प्रोटेक्टिव या फिर कंपेंसेटरी स्टेप है, याद रखें, इनिशियली होते हैं एक्टिव पेरिस्टाल्सिस होती है, लेटर वेनिश करती है, ठीक है। अच्छा, पेरिस्टाल्सिस जो होती है एब्सेंट होती है किस में, ए डायनेमिक में, ठीक है ना, ए डायनेमिक में पेरिस्टाल्सिस एब्सेंट होती है, इट इज़ नॉन प्रोग्रेसिव, ठीक है, ठीक है ना। तो ए डायनेमिक में पेरिस्टाल्सिस एब्सेंट होती है, अगर प्रेजेंट होती भी है तो वो नॉन प्रोग्रेसिव होती है, ठीक है ना। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स ऑफ, पहले हम देखते हैं ए डायनेमिक पेरिस्टाल्सिस की। तो सबसे पहले हमारे पास आती है एग्जांपल सूडो ऑब्स्ट्रक्शन की। सूडो ऑब्स्ट्रक्शन इज़ आल्सो नोन एज, इसको क्या कहते हैं, ओगिलवी सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है ना। ओगिलवी सिंड्रोम में क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू द डिफेक्टिव पेल्विक नर्व्स, यानी कि पेल्विक प्लेक्सस में जो हमने नर्व्स पढ़ी थी, डिफेक्टिव पेल्विक नर्व्स की वजह से ये ओगिलवी सिंड्रोम होता है, ठीक है ना। तो ये ओगिलवी सिंड्रोम, इसमें वही डिफेक्टिव पेल्विक नर्व्स है। ये आज ही हमारे पास एक पेशेंट है जिसको हमने क्या किया था, ऑपरेट किया था। ऑपरेट करने के बाद उसको फ्लेटस तो पास हो रहा है, लेकिन उसको स्टूल्स पास नहीं हो रहे, हालांकि ही इज़ ईटिंग वेरी गुड, ठीक है। तो इसको ये पोस्ट ऑपरेटिव केस होता है ओगिलवी सिंड्रोम का। ओगिलवी सिंड्रोम ने हमने देखना ये है कि इधर ये गट के रिलेटेड ऑपरेशंस के साथ भी हो सकता है या आम ऑपरेशंस के साथ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब होता क्या है ओगिलवी सिंड्रोम, देखो जो प्रॉक्सिमल गट होती है टिल स्प्लेनिक फ्लेक्चर, ये इसको वेगस कंट्रोल करती है। स्प्लेनिक फ्लेक्चर से इस तरफ पेरिस्टाल्सिस को कौन कंट्रोल करता है, अप टू द ट्रांसवर्स कोलोन वेगस, इसमें ठीक होते हैं ओगिलवी सिंड्रोम में, ये ठीक होता है। यहाँ के बाद पेल्विक प्लेक्सस शुरू होता है, स्प्लेनिक फ्लेक्चर से नीचे पेल्विक प्लेक्सस स्टार्ट होता है स्प्लेनिक फ्लेक्सस से नीचे, और ये जो पेल्विक प्लेक्सस है ये डिफेक्टिव होता है ओगिलवी सिंड्रोम में, ठीक है ना। फिर ऐसे केसेस में ये जो प्रॉक्सिमल जो कोलोन होता है ये ऐसे करके ये डायलेट हो जाता है, ठीक है, डायलेट हो जाता है और पेशेंट शोर करता रहता है कि ओए डॉक्टर ने मार दिया, डॉक्टर ने मार दिया। तो ये हमने कंजर्वेटिवली मैनेज करके फिर हमने पेशेंट को घर भेजना होता है, ठीक है, एडमिट रख के कंजर्वेटिवली मैनेज करके फिर हमने घर भेजना होता है ओगिलवी सिंड्रोम, ठीक है ना। ठीक है, तो ये क्या है, सूडो ऑब्स्ट्रक्शन ओगिलवी सिंड्रोम। देखो हाउ टू आइडेंटिफाई ओगिलवी सिंड्रोम, पोस्ट ऑफ जो है, देखो पोस्ट ऑफ पेशेंट है, इट वाज ओके, ऑल ऑफ अ सडन क्या हो गया, डेवलप्स मैसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन। मैसिव बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, मैसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, हम प्रोकाइनेटिक एजेंट्स देते हैं, सही है।
ठीक है ना। तो पैरालिटिक इलियस देखो एक स्ट्रेस इंड्यूस्ड एपेरिस्टाइलिसिस को हम पैरालिटिक इलियस। अब स्ट्रेस के मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्ट्रेस क्या है? सर्जरी। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज जो है सर्जरी है। ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस स्पेशली पोटेशियम, डायबिटीज़ मेलाइटस, सेप्सिस, एज फैक्टर्स, क्रॉनिक इन्फेक्शन, ट्रॉमा, ये सारे स्ट्रेस हैं। इन सब स्ट्रेसेस की वजह से क्या हो सकता है? पैरालिटिक इलियस हो सकता है। ठीक है ना, याद रखें पैरालिटिक इलियसिस दूसरी एग्जांपल है। हम इस वक्त पढ़ रहे हैं एयर डायनेमिक के एग्जांपल्स। एक में हमने स्यूडो ऑब्स्ट्रक्शन पढ़ा था, अब पैरालिटिक इलियस पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना। अब बेसिक इसके बारे में पैरालिटिक इलियस के पीछे जो कंसेप्ट क्या होता है, जब भी स्ट्रेस होती है ना, वही बात है जब कुत्ता तेरे पीछे लगा हो, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक फ्लाइट एंड फ्राइट। ठीक है, तो जब स्ट्रेस होती है तो सिंपैथेटिक स्टिम फायरिंग ज़्यादा होती है, इंक्रीज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है, सेंट्रल सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। ठीक है, इसी तरह फिर पैरासिम्पैथेटिक कम हो जाती है ना। जब पैरासिम्पैथेटिक कम होती है तो यही पैरासिम्पैथेटिक ही तो है जो क्या कंट्रोल करती है? पेरिस्टाल्सिस को। जब पैरासिम्पैथेटिक कम होती है तो पेरिस्टाल्सिस भी कम होती है। ठीक है, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में आप देखो, ये एक ऐसी मिथ है। एक और मिथ मैं आपको बताता हूँ कि जब पैरालिटिक इलियस होता है तो वो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, बॉल मूवमेंट्स को इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं बाय प्रोकाइनेटिक्स। ठीक है ना, दिस इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। ठीक है, प्रोकाइनेटिक्स इसमें कोई रोल प्ले नहीं करते। ठीक है, रिमेंबर, याद रखें कि देयर इज़ नो रोल ऑफ प्रोकाइनेटिक एजेंट्स इन पैरालिटिक इलियस। वाई? प्रोकाइनेटिक एजेंट्स जो है वो क्या करते हैं? दे एक्ट ऑन लोकल मोटिलिन रिसेप्टर्स। ठीक है, दे एक्ट ऑन लोकल मोटिलिन रिसेप्टर्स, बट हियर प्रॉब्लम इज एट सेंटर से ही पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम नहीं आ रहा। तो आपने क्या करना है, मोटिलिन रिसेप्टर जीआईटी में मोटिलिन रिसेप्टर्स हैं, उनको तेज़ करके आप क्या करेंगे? ठीक है ना। तो ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप किसी टायर्ड हॉर्स को फ्लॉगिंग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। इसी तरह नेक्स्ट थिंग क्या है मैनेजमेंट में, आपने क्या करना है? करेक्ट द कॉज। कोई भी कॉज है, स्ट्रेस को आपने रिलीव करना है जिसकी वजह से स्ट्रेस है। ठीक है, और आपको केज पोल रजीम का पता है? केज पोल रजीम। ठीक है, ठीक है ना। तो केज पोल रजीम में हम क्या करते हैं? कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, नियोस्टिकबिन वगैरह। ठीक है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के साथ हम एड्रेनर्जिक ब्लॉकर देते हैं। ठीक है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के साथ हम एड्रेनर्जिक ब्लॉकर देते हैं। यहाँ पे दो लिंक टूस हैं, L2, ये हम दोनों पे वो कर देंगे, मोटिलिन रिसेप्टर्स वगैरह पे। ठीक है, सही है ना। तो ये हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ओगिलवी सिंड्रोम जिसको स्यूडो ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, और दूसरा हमने पढ़ा क्या पढ़ा हमने? पैरालिटिक इलियस। ठीक है, ये दोनों के दोनों एडायनेमिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के कॉजेज़ हैं। ठीक है ना। इसी तरह नियोस्टिकबिन के बारे में याद रखें कि इट इज़ एसोसिएटेड विद लाइफ थ्रेटनिंग ब्रेडिकार्डिया। ठीक है ना। नेवर गिव नियोस्टिकबिन विदाउट ICU सेटिंग्स, यानी कि कार्डियक मॉनिटरिंग के बगैर आपने ICU सेटिंग्स में देना ही है नियोस्टिकबिन, इसके अलावा नहीं। ठीक है ना। अच्छा, अब पैरालिटिक इलियस को कैसे डायग्नोस करेंगे? मैसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन पोस्ट ऑफ, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सर्जरी। अच्छा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सर्जरी इसको मैसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है विदाउट एनी पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, विदाउट एनी पेरिस्टाल्सिस। ठीक है ना। इसी तरह हाउ डू यू आइडेंटिफाई ओगिलवीज में क्या होता है? पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट वाज ओके, ऑल ऑफ अ सडन ही डेवलप्स मैसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ये इररेस्पेक्टिव ऑफ द सर्जरी है। ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सर्जरी, और ये हैबिचुअल होता है। जो पेशेंट आता है ना, घर में भी कहता है मुझे वो से पेट फूल रहा था, घर में फूल रहा था, फिर ठीक होता, तो हम इसमें प्रोकाइनेटिक एजेंट्स देते हैं। याद रखें, पैरालिटिक इलियस में हम प्रोकाइनेटिक एजेंट्स नहीं देते। ठीक है, ठीक है ना। अब थर्ड एग्जांपल है हमारी क्या है? एक्यूट मेजेंटेरिक इस्कीमिया। एक्यूट मेजेंटेरिक इस्कीमिया जो है देखो, ये 3 किस्मों की होती है। आर्टीरियल, ठीक है ना, ये मोस्ट कॉमन होती है। ठीक है, इसी तरह वेनस, जिसमें सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन जाती है। आर्टरीज में कौन जाती है? सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी जाती है। इसी तरह नोमी, ठीक है, नॉन ओक्लूसिव मेजेंटेरिक इस्कीमिया है, नॉन ओक्लूसिव। ठीक है, मेजेंटेरिक इस्कीमिया। तो ये 3 चीज़ें हैं। तो हमने क्या कहा? मेजेंटेरिक इस्कीमिया सबसे ज़्यादा आर्टरी में होती है। कौन सी आर्टरी? आर्टीरियल होती है, और आर्टीरियल में आर्टरी इन्वॉल्व कौन सी होती है? सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। अच्छा,
उसके बाद आर्टीरियल में दो चीज़ें हैं, ठीक है ना, एम्बोलिज़म की वजह से जो हो कॉज, अगर कॉज एम्बोलिज़म हो, ये फिर मोस्ट कॉमन होती है, कॉज थ्रोम्बोसिस हो सकती है, ठीक है। इसी तरह कॉज एम्बोलिज़म हो तो एम्बोलिज़म के लिए पता है क्या, डिस्टल जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जाएगी डिस्टल एसएम में, इसी तरह थ्रोम्बोसिस में प्रॉक्सिमल एसएम में जाएगी, थ्रोम्बोसिस में प्रॉक्सिमल एसएम में जाएगी। तो देखो हम प्रॉक्सिमल एसएम को सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी को हम प्रॉक्सिमल और डिस्टल कैसे क्लासीफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मिडल कोलिक आर्टरी। मिडल कोलिक आर्टरी से पहले प्रॉक्सिमल, मिडल कोलिक आर्टरी से डिस्टल, तो डिस्टल किस में जाती है, एम्बोलिज्म में, प्रॉक्सिमल किस में जाती है, थ्रोम्बोसिस में, ठीक है। फिर हमारे पास वेनस है जिसमें सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन जाती है, नोमी है नॉन ओक्लूसिव मेसेंटेरिक इस्कीमिया, इसके बाद ड्यू टू वेजोस्पाज्म फॉर एग्जांपल, ठीक है, इट्स लाइक प्रिंस मेटल एंजाइना, ठीक है। याद रखें हार्ट का जो प्रिंस मेटल एंजाइना है ये, ठीक है ना, ये असल में है नॉन ओक्लूसिव मेसेंटेरिक इस्कीमिया, ठीक है, मेजोस्पाज्म की वजह से। और मोस्ट कॉमन ड्रग एसोसिएटेड वेजोप्रेसिन इसमें होती है, साथ साथ में सेप्सिस और हाइपोटेंशन कैन आल्सो इंड्यूस इट, ठीक है। तो ये नॉन ओक्लूसिव मेसेंटेरिक इस्कीमिया है, ठीक है ना। अब क्लिनिकल फीचर्स देखो, पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो, एक्यूट मेसेंटेरिक इस्कीमिया की क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं, पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू क्लिनिकल साइंस होगा। फॉर एग्जांपल आप पैल्पेट कर रहे हैं एब्डोमेन को, आप तो कहोगे ये तो सॉफ्ट एब्डोमेन है, लेकिन पेशेंट क्या होगा, पेशेंट विल बी क्राइंग लाइक हेल, ठीक है, लाइक हेल, ठीक है। इसी तरह एक बात याद रखें, जब भी मैं रिमेंबर लिखता हूँ तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है, पोस्ट प्रांडियल पेन जो होता है ना, इज़ नॉट अ साइन ऑफ एक्यूट मेसेंटेरिक इस्कीमिया, रादर इट इज़ अ साइन ऑफ क्रोनिक मेसेंटेरिक इस्कीमिया। तो पता है क्या, पोस्ट प्रांडियल पेन जो होता है ना वो क्रोनिक मेसेंटेरिक इस्कीमिया को शो करता है, उसको क्या क्या कहते हैं, आल्सो नोन एज मेसेंटेरिक एंजाइना जिसको बोलते हैं, ठीक है। ठीक है ना। तो हमने कहा कि पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है। और दूसरा डायरिया, डायरिया में पहला म्यूकस डायरिया होगा, फिर हमारे पास हिमरेजिक डायरिया आएगा पेशेंट लेके, ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं, एक्यूट मेसेंटेरिक इस्कीमिया की ट्रीटमेंट अर्जेंट थ्रोम्बेक्टमी करते हैं, याद रखें इसमें, ठीक है ना। अब देखें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं डायनेमिक की, ठीक है। डायनेमिक में देखें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, फॉर एग्जांपल ये लुमेन है, लुमेन हो तो इसमें क्या हो सकता है, इम्पैक्टेड स्टूल होता है, इम्पैक्टेड स्टोन हो सकता है, और बेजुआर्स हो सकते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो है ना फाइटो बेजुआर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकती हैं, याद रखें। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एसोसिएटेड विद ट्राइकोबेजुआर, तो इसको क्या कहते हैं हम, रुपंजल सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो रुपंजल या रपुंजल सिंड्रोम, रुपंजल सिंड्रोम, ठीक है। इसी तरह जो इम्पैक्ट स्टोन है, यार ये कैसे कर सकता है, स्टोन इधर कैसे आ गया, देखो स्टोन से एसोसिएटेड एल्डरली डायबिटिक, क्रॉनिक लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ के साथ और क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस के साथ जो गैल स्टोन्स होते हैं, ठीक है ना। होता क्या है, देखिए ये हमारे पास जो ये देखो ये हमारा गाल ब्लैडर है, ठीक है, ये हमारा सिस्टिक बाइल डक्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट इस तरह आगे इधर खुलती है ना, ये हमारा ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम देखो यहाँ पे अंदर स्टोन है, स्टोन के साथ ये सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, जो भी पार्ट ऑफ ड्यूडेनम बोलो, ठीक है। बार बार ये इरिटेट करके फिर यहाँ से ना इसे दबा के ये नीचे आता है, यहाँ आके फिस्टूला बन जाता है, गैस आ जाती है, ठीक है ना। इसको ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं पता है, न्यूमोबिलिया। जब गैस ड्यूडेनम से गैस इधर जाती है तो न्यूमोबिलिया कहते हैं। अब देखो फिस्टूला बन चुका है, ठीक है, स्टोन वहाँ से क्या करता है, ठीक है ना। अब होता क्या है, मैंने क्या कहा कि स्टोन ने रब किया, वॉल हो गई थिकंड, उसके बाद एडियंस पड़ गए विद नियर बाय ऑर्गन्स के साथ, एडियंस के बाद यहाँ फिस्टूला बन गया, और इसको क्या कहते हैं हम, कोलिसिस्टो एंटेरिक फिस्टूला बोलते हैं हम, क्या कहते हैं, कोलिसिस्टो एंटेरिक फिस्टूला, ठीक है, कोलिसिस्टो एंटेरिक फिस्टूला बोलते हैं। अब फिस्टूला में क्या होता है, जब फिस्टूला बनता है तो स्टोन इधर आ जाता है गट में, और यहाँ से गैस जाती है, इधर क्या हो जाता है, न्यूमोबिलिया, फिर यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो एक्टोपिक स्टोन्स इधर आते हैं, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो इसी ट्रायड को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ न्यूमोबिलिया और एक्टोपिक गैल स्टोन्स को हम क्या कहते हैं, रेगुलर स्ट्राइड, ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको हम करीब से रेगुलर स्ट्राइड बोलते हैं, ठीक है। ऐसे केसेस में फिर मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कौन सी होती है, टर्मिनल इलियम होती है। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस जो है, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, देखो कोलिसिस्टाइटिस अगर वॉल थिकनेस ग्रेटर देन 5 मिलीमीटर हो ना, 5 मिलीमीटर वॉल थिकनेस हो तो वो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस को शो करता है। याद रखें मैनेजमेंट जो होती है ना, मैनेजमेंट किसकी, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की, ऐसे केस में हमने क्या करना होता है,
रिमूव करना होता है स्टोन को, और लेप्रोटमी प्लस रिमूवल ऑफ द स्टोन। याद रखें कोलिसिस्टेक्टमी इज़ डन लेटर, हम कोलिसिस्टेक्टमी नहीं करते होते इस केस में। क्यों? क्योंकि बाद में हम करते हैं सेकंड सिटिंग में। क्यों? क्योंकि डिसमेंटलिंग ए फिस्टुला इज़ अ बिग टास्क, ठीक है ना, इसलिए हम कोलिसिस्टेक्टमी बाद में करते हैं, पहले लेप्रोटमी और रिमूवल ऑफ द स्टोन जो कि गैल ब्लैडर से आया है उसको हम रिमूव करते हैं। ठीक है ना। तो ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में देखें कि दो किस्म के होते हैं, इंट्रामोलर ऑब्स्ट्रक्शन, एक्स्ट्रामोलर ऑब्स्ट्रक्शन। इंट्रामोलर ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो डेफिनेटली कार्सिनोमा की वजह से या फिर स्ट्रक्चर्स की वजह से होती है। इंट्रामोलर मतलब इंट्रामोलर ना जो अंदर के कॉजेज़ हैं, एक्स्ट्रामोलर बाहर से एडिजन, देखो एक्स्ट्रामोलर बाहर से एडिजन्स हो गए वो गट के साथ। इसी तरह मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्स्ट्रामोलर ऑब्स्ट्रक्शन इज एडिजन्स, ठीक है। इसी तरह इंटरसेप्शन हो सकती है, इसी तरह वॉल्वुलस हो सकता है, इसी तरह हर्नियास हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एडिशंस, इंटरसेप्शन, वॉल्वुलस, हर्नियास, ठीक है। इसी तरह एडिशंस के बारे में कुछ बात करें तो एडिशंस देखो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ओवरऑल ना सिर्फ ये और सिर्फ एक्स्ट्रा मोरल बल्कि ओवरऑल जो है ना वो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन होती है एडिशंस, ठीक है। इसी तरह मोस्ट कॉमन साइट एडिशंस की अगेन इलियम और स्मॉल बॉल मोस्ट कॉमन एसोसिएशन ऑफ एडियन इंड्यूस्ड ऑब्स्ट्रक्शन पोस्ट सर्जरी, ठीक है। इसी तरह एक होती है कंजेनिटल एडियंस जिसको हम लेड्स बैंड कहते हैं, लेड्स बैंड जिसको कंजेनिटल एडियंस कहते हैं हम, ठीक है ना। लेड्स बैंड में क्या होता है, इसमें कंजेनिटल एडियंस टुवर्ड्स सिकल बट या सिकल बट मिड गट की तरफ, ठीक है। तो सिकल बट की तरफ कंजेनिटल एडियंस होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है रोटेशन नहीं हो पाती, ठीक है। और बाउल नॉट रोटेटेड, मैल रोटेटेड बाउल होता है जिसकी वजह से दो चीज़ें होती हैं। नंबर एक सीकम आ जाता है टुवर्ड्स लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, वैसे सीकम कहाँ होता है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में ना, तो ये सीकम आता है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में। और मेजेंट्री नैरो हो जाती है, ये दो चीज़ें होती हैं। अब मेजेंट्री नैरो होती है तो फिर उसमें मिड गट वॉल्वुलस का खतरा हो जाता है, मिड गट वॉल्वुलस का, ठीक है। अब मैनेजमेंट क्या है, सबसे पहले हम इसमें रिजेक्शन ऑफ द बैंड्स करते हैं जिसकी वजह से फिर वाइडनिंग ऑफ द मेजेंट्री, ठीक है। और फिर प्रोफाइलेक्टिक एपेंडेक्टमी भी करते हैं, ठीक है। ठीक है ना। तो अगेन क्या करते हैं हम रिजेक्शन ऑफ बैंड्स करते हैं, ठीक है, वाइडनिंग ऑफ मेजेंट्री करते हैं और प्रोफाइलेक्टिक एपेंडेक्टमी करते हैं, प्रोफाइलेक्टिक एपेंडेक्टमी करते हैं। और रिमेंबर व्हाट इज़ नॉट डन, क्या नहीं करते इसमें, हम सिकोपेक्सी नहीं करते, सिकोपेक्सी हम नहीं करते, बाकी ये तीन चीज़ें करते हैं। कौन कौन सी, रिजेक्शन ऑफ बैंड्स, वाइडनिंग ऑफ द मेजेंट्री और प्रोफाइलेक्टिक एपेंडेक्टमी। इसको हम क्या कहते हैं, लेड्स प्रोसीजर, इसको हम कहते हैं लेड्स प्रोसीजर, ठीक है ना। हमने क्या नहीं करना इसमें, सिकोपेक्सी नहीं करनी, ठीक है। तो सही है ना। तो ये हो गया। और उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट मिसलेनियस पॉइंट्स क्या है। मोस्ट कॉमन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन किसकी वजह से, एडिशंस की वजह से होती है, ठीक है ना। तो ओवरऑल एडिशंस की वजह से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन एडल्ट्स, अगेन एडिशंस है। और एडिशंस मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एडिशंस इज पोस्ट ऑप्टिक सर्जरी। मोस्ट कॉमन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन किड्स, इंटरसेप्शन। मोस्ट कॉमन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन इन्फेंट्स, अगेन इंटरसेप्शन। इसी तरह न्यूनेट्स और जो न्यू बोन्स हैं इसमें जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होती है मोस्ट कॉमन, ठीक है, वो दैट इज़ ड्यूडेनल एट्रीजिया की वजह से, ठीक है। और मोस्ट कॉमन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन फॉर बेरियाट्रिक सर्जरी इंटरनल हर्निया, ठीक है। ठीक है ना। फिर हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या आ जाती है, एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में एक्सरे सुपाइन हम करेंगे, याद रखें सुपाइन, जबकि इरेक्ट हम करते हैं किसमें, परफोरेशन में हम इरेक्ट करते हैं। इसी तरह ये जो हम एक्सरे करेंगे ये नॉन कंट्रास्ट एक्सरे करेंगे, ठीक है। इसी तरह सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में हम CECT यूज़ करते हैं। CECT जो है ये हम क्या करते हैं, ये यूज़ करते हैं। देखो इसमें फिर डायमीटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। तो डायमीटर में स्मॉल बाउल देखिए, स्मॉल बाउल ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर, लार्ज बाउल ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर, एक्सेप्ट लार्ज बाउल में एक्सेप्ट सीकम जो कि जिसके लिए हम 90 सेंटीमीटर हम देखते हैं। और प्लस क्या है, प्लस फीचर्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो ये चीज़ें डायग्नोस्टिक होती हैं किसकी, इन CECT डायग्नोस्टिक होती हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की, ठीक है ना।